अल्लाह बरकत डाले इसमें। सो अभी बोर्ड में भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट टाइम हमने बात की थी किसकी, बेलमैन्स इक्वेशंस हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। और बेलमैन्स इक्वेशन हमने दो देखी हैं अभी, एक थी फॉर द वैल्यू ऑफ द स्टेट और दूसरी है फॉर द स्टेट एक्शन वैल्यू, ठीक। वैल्यू ऑफ द स्टेट आपको क्या बताता है कि एक स्टेट कितना अच्छा और कितना बुरा है फॉर एन एजेंट टू बी, ठीक। एंड इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन अ सर्टेन पॉलिसी, इसलिए हम सब्सक्रिप्ट में ये आते हैं। और इसकी इक्वेशन क्या बनी थी बेलमैन्स की, कि किसी भी स्टेट की वैल्यू डिटरमिन होती है कि उसमें कौन कौन से एक्शन आप ले सकते हैं, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और फिर आपने हर एक्शन को कंसिडर करना होगा। एंड वंस यू कंसिडर द एक्शन, फिर क्या चीज़ रह जाती है, फिर किस प्रोबेबिलिटी रह जाती है किस चीज़ की, कि आप किस नेक्स्ट स्टेट पे जाते हैं और आपको रिवॉर्ड क्या मिलता है गिवन दिस स्टेट एस एंड एक्शन ए। तो देन यू हैव टू कंसिडर ईच पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रिवॉर्ड एंड एस प्राइम। और इन प्रोबेबिलिटीज को फिर आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, विद ईच वैल्यू ऑफ विद ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर वैल्यू ऑफ एस प्राइम, फ्यूचर की क्या वैल्यू है, और वो भी अगेन उसी पॉलिसी के तहत, ठीक। तो इसके लिए एक डायग्राम बनाई जाती है जिसको हम बैकअप डायग्राम कहते हैं। अगर आप लोगों ने बुक पढ़ी हो तो बुक में भी इस तरह की डायग्राम बनाई जाती है कि दिस इज स्टेट एस। स्टेट एस में आपके पास डिफरेंट एक्शंस जो होते हैं उनको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। सो हम वैल्यू ऑफ एस की बात करते हैं और कोई भी जो एक्शन है ए, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है दिस, ठीक। तो वैल्यू ऑफ स्टेट क्या होगी, इन तमाम एक्शन से जो आपको रिटर्न ऑन द एवरेज मिलेगा वो होगी वैल्यू ऑफ द स्टेट। फिर अगर हम अब स्टेट की बात ना करें बल्कि अब हम ये कहें कि स्टेट एस में हमने एक्शन ए को फिक्स कर दिया है, ठीक। सो इसको हम कहते हैं क्यू, द वैल्यू ऑफ अ स्टेट एक्शन, के एक स्टेट में एक एक्शन, एक पर्टिकुलर एक्शन कितना अच्छा कितना बुरा है, अगेन वो किस पे डिपेंड करता है, किसी पॉलिसी पाई पे डिपेंड करता है। अब नाउ यू कैन सी कि हमने एक्शन को फिक्स कर लिया है। तो अगर एक्शन फिक्स हो गया है तो क्या हमें इन प्रोबेबिलिटीज को डिस्कस करने की जरूरत है, नहीं, बिकॉज एक्शन फिक्स हो चुका है ना। तो इसमें ये टर्म नहीं आएगी। अब हम हर एक एक्शन को नहीं कंसिडर कर रहे, हम इस पर्टिकुलर एक्शन ए को कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए ये टर्म खत्म हो जाएगी। और जब ये टर्म खत्म हो जाएगी तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एस प्राइम आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम आर गिवन एस ए, रिवॉर्ड प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर वैल्यू ऑफ एस प्राइम। दिस इक्वेशन इज फाइन, ठीक, ये इक्वेशन भी ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए कि यहाँ पे जो इक्वेशंस आती हैं, जो टर्म आता है वही टर्म यहाँ पे भी आना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली ये कहा कि किसी भी स्टेट, चाहे वो एस हो या एस प्राइम, वो बेसिकली क्या है, वो उसके एक्शन वैल्यू पेयर का क्या है, वेटेड एवरेज है। ठीक, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए प्राइम इन एस प्राइम। और आप हर एक्शन ए प्राइम को कंसिडर करेंगे और उनकी जब स्टेट एक्शन वैल्यूज को आप ऐड करेंगे, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एस प्राइम। तो सिंपली ये चीज़ जो आप यहाँ पे प्लग इन करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ एनी स्टेट इज बेसिकली एस प्राइम आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम आर गिवन एस ए, रिवॉर्ड प्लस, और इसकी जगह पे अब क्या आएगा, ये वाली टर्म विच इज ए प्राइम पाई ऑफ ए प्राइम गिवन एस प्राइम क्यू एस प्राइम ए प्राइम। और आपको लास्ट टाइम होम टास्क दिया था जो कि अभी आपने करना था, मैंने गूगल क्लासरूम पे 12:35 दिया था, एज्यूमिंग की क्लास 12:30 होगी, ठीक है, क्लास अब हो रही है। तो क्लास के स्टार्ट में आप लोगों ने हैंड रिटन कहा था, कर लिया अपलोड सब ने, और जिनका हैंड रिटन है वो भी यहाँ पे सबमिट कर ली, ठीक। और बेटा आप जो बैठे हुए सबसे, आप जी अभी कर रहे हैं, अच्छा कुछ और कर रहे हैं, लेकिन बस फिर जो जिसे सबमिट करना है अभी टाइम पे सबमिट कर ले, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जिनकी हैंड रिटन है वो यहाँ सामने रख लें जी। लेट्स सपोज हमारे पास चार स्टेट है ए बी सी डी, यस, और ये जो हमने एक्शन जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 अज्यूम की है, ये वो एक्शन है कि किसी स्टेट में हम फिक्स कर देंगे Yes. राइट में या एग्जैक्टली वो एग्जाम्पल हम करते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ पहले अपने होम टास्क सबमिट कर लें, उसके बाद उसी एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। किसी का रहता तो नहीं है,
अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। जिनका हैंड रिटन अपलोड नहीं किया वो यहाँ पे कर लें, मैं ये कह रही हूँ। चलें उसी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं जो कि हमने लास्ट टाइम की थी। तो ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस की थी A, B, C और D, ठीक। तो A में वापस आने के रिवॉर्ड 0 मिलेगा, C में भी वापस आने का रिवॉर्ड 0 है, D में भी वापस कब आएंगे, जब हम इस दीवार से टकराएंगे। तो A के केस में वो लेफ़्ट और अप है, C के केस में वो लेफ़्ट और डाउन है, एंड सो ऑन। और इसी तरह किसी और स्टेट में जाने का रिवॉर्ड भी क्या है, 0 है। ओनली स्टेट जहाँ पे रिवॉर्ड हमें मिलेगा वो है +5 का, वो है B में, ठीक। तो इसकी हमने वैल्यू से निकाली थी लास्ट टाइम। किसकी वैल्यू निकाली थी, वैल्यू ऑफ द स्टेट। कैसे निकाली थी, अगर 4 स्टेट्स थी हमारे पास 4 इक्वेशंस आई थी और इन 4 इक्वेशंस को फिर हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था यूजिंग दैट ऑनलाइन इक्वेशन सॉल्वर। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि QSA की वैल्यू निकालें तो कितनी इक्वेशंस बनेंगी, टोटल कितनी इक्वेशंस बनेंगी, 16 बनेगी, ठीक। बिकॉज कितने स्टेट्स हैं, 4, और हर स्टेट में कितने एक्शंस हैं, 4। तो आपके पास 16 इक्वेशंस आपने बनानी थी। तो सपोज पहला कंसिडर करते हैं जहाँ पे स्टेट क्या है, A, और अब एक्शन को हमने फिक्स कर लिया है, ठीक। तो इट मीन्स कि QA लेफ्ट की एक इक्वेशन बनेगी, इसी तरह QA राइट की एक इक्वेशन बन जाएगी, इस तरह QA की अप की इक्वेशन बन जाएगी और QA डाउन, इसी तरह फिर QB अप लेफ्ट राइट डाउन और QC, ठीक। तो 16 इक्वेशंस बनेगी और इस इक्वेशन को फिर आपने इस वाली इक्वेशन के मुताबिक करना है, ये वाली इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्या कह रही है कि अब चूंकि एक्शन मैंने फिक्स कर लिया है, लेफ्ट मैंने फिक्स कर लिया है, तो यहाँ में मैं लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी 1 ही है, ठीक। आगे अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि A में जब आप लेफ्ट प्रेस कर लें तो आप किस स्टेट में आते हैं और क्या रिवॉर्ड मिलता है, ठीक। तो वो इस केस में डिटर्मिनिस्टिक था कि अगर आप A में लेफ्ट प्रेस करते हैं तो आप A प्राइम में ही आते हैं और आपको रिवॉर्ड 0 ही मिलता है। ये चीज़ डिटर्मिनिस्टिक थी। तो हमारे एग्जाम्पल में ये वाली प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 1 है। सपोज अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने एक और एग्जाम्पल डिस्कस की थी, अगर मैम ये एक्शन टेकिंग की हम प्रोबेबिलिटी रख दें तो ये वो हो जाएगा। अगर एक्शन टेकिंग की नहीं, अगर हम ये प्रोबेबिलिटी रखें कि इस एक्शन लेफ्ट को प्रेस करके सपोज हम A प्राइम में भी आ सकते हैं और C में भी जा सकते हैं, और फिर A प्राइम में वापस आने की भी कोई एक रिवॉर्ड नहीं, कोई 2-3 रिवॉर्ड हैं। जैसे हमने ये थे आई थिंक एग्जांपल ये थे। सपोज अगर हम ये सिनेरियो कंसिडर करें कि अगर आप A में लेफ्ट प्रेस करें तो आप A में भी जा सकते हैं, C में भी जा सकते हैं, और फिर A में भी आपको ये वाले रिवॉर्ड मिलते हैं। तो अगर इस एग्जाम्पल को चले कंसिडर करें तो बताएं इस एग्जाम्पल के मुताबिक क्या इक्वेशन बनेगी। इसमें पहले तो स्टेट्स की क्या प्रोबेबिलिटी, ये डॉक्यूमेंट आपसे शेयर हो चुका है ना, तो आई कैन चेंज इट। चलिए इसी वाली एग्जांपल आपने जो की वो थोड़ी सिंपल एग्जांपल थी। इस एग्जांपल में अब मैंने किसकी बात करनी है, अब मैंने QA लेफ्ट की बात करनी है। तो इक्वेशन क्या है जल्दी से बताएं, जुबानी इक्वेशन। Q ऑफ SA इज समेशन ओवर S प्राइम ओवर R, प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्राइम R गिवन SA, और फिर आप मल्टीप्लाई किससे करते हैं, रिवॉर्ड प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड देन समेशन ओवर A प्राइम पाई ऑफ A प्राइम S प्राइम Q S प्राइम A प्राइम। अब इस इक्वेशन के मुताबिक हमने ये वाली, ठीक है। अब इसमें A में लेफ्ट ले लिया, लेकिन लेफ्ट में हमारे पास अब क्या है, S प्राइम R, यानी A में जाए और आपको रिवॉर्ड 5 मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1। तो फिर आप 0.1 मल्टीप्लाई समथिंग करेंगे, फिर आप प्लस भी करेंगे। फिर अगर आप A में ही रहें लेकिन आपको रिवॉर्ड 3 मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। तो ये है A और रिवॉर्ड 5, और ये है A और रिवॉर्ड 3, प्लस A में आपने लेफ्ट प्रेस किया लेकिन हो सकता है आप C में गए हों, तो C में रिवॉर्ड 2 की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4,
और सी में रिवॉर्ड 1 मिलने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो फिर आप ऐसे करते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी आप ये कहते हैं कि एक्शन तो वही लेफ्ट है, लेकिन लेफ्ट प्रेस करके आपकी न्यू स्टेट और रिवॉर्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है। हम जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं उसमें न्यू स्टेट और रिवॉर्ड डिटर्मिनिस्टिक थे, यानी अगर आप लेफ्ट प्रेस करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ ए में आते हैं और सिर्फ रिवॉर्ड 0 मिलता है। जी मैम इसमें हम ये 0.1 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 0.1 का किससे मल्टीप्लाई करना है? आपको क्या रिवॉर्ड मिला है यहाँ पे 5 पे, सॉरी ए में 5 का रिवॉर्ड मिला है प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर सपोज 0.9, इस आप हर जगह मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इसीलिए तो ये सबमिशन पहले है कि हर प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। मैम ये पॉलिसी जो उधर नहीं आ जाएगी सबसे पहले? ये वाली पॉलिसी Yes, ma'am. नहीं, ये तो इसी इक्वेशन चेंज हो गई है। अगर हमने स्टार्ट में क्या बात की थी कि जो पॉलिसी स्टार्ट में तब आती है जब आप वैल्यू ऑफ द स्टेट की बात करते हैं। अगर आप स्टेट की वैल्यू की बात करते हैं उसमें आप पॉलिसी पहले कंसिडर करते हैं, बिकॉज आप सारे एक्शंस को कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे हम सारे एक्शन को नहीं कंसिडर कर रहे, हमने एक्शन फिक्स कर लिया है। लेकिन फिर यहाँ पे पॉलिसी क्यों आई है? बिकॉज जब ये एक्शन आप एक स्टेट में ले लेते हैं तो इमीडिएट रिवॉर्ड क्या मिलता है और फ्यूचर से आपको क्या रिवॉर्ड मिल सकता है। तो फ्यूचर से जो आपको रिवॉर्ड क्या मिल सकता है उसमें फिर हम पॉलिसी की बात करते हैं। यहाँ पे भी हमने डेरिवेशन की थी। मैम ये हम पाई ए ऑफ एस जो है यस, वो नहीं लिखेंगे इधर? एक मिनट आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आ जाए। पहले हमने ये इक्वेशन लिखी थी विच इज़ द स्टेट की वैल्यू। जब आप स्टेट की वैल्यू कंसिडर करते हैं तो आप हर एक्शन को कंसिडर करते हैं। ठीक, हर एक्शन को कंसिडर करके फिर उस एक्शन को लेके जो आप जिस नए स्टेट या रिवॉर्ड में डालते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करते हैं और फिर जो आपको एक्चुअल में रिवॉर्ड मिलता है प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ द फ्यूचर स्टेट वैल्यू। लेकिन जब इस चीज़ को हमने अब इसमें कन्वर्ट कर लिया, हम स्टेट की बात नहीं कर रहे बल्कि एक स्टेट में एक पर्टिकुलर एक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक्शन तो फिक्स हो गया है ना। अब हम हर एक्शन को नहीं कंसिडर करेंगे। जब हम हर एक्शन को नहीं कंसिडर करेंगे तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगी। ये टर्म खत्म होगी, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये टर्म रहेगी, वो हमने यहाँ पे लिख दी। और फिर अगेन प्रॉब्लम क्या था कि ये v की शक्ल में था, इसको हम q की शक्ल में लाना चाहते थे। इक्वेशन शुड बी रिकर्सिव ना। इस v को फिर हमने q में कैसे कन्वर्ट किया कि v इज बेसिकली द सम ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ एक्शन वैल्यू पेयर्स, इसलिए दोबारा से यहाँ पाया आ गया। फिर आपको क्लियर है कि वहाँ पे तो अगर हम इसी एग्जाम्पल को कंसिडर करें जो कि ये वाली थी, तो अब इसमें बताएं, अब इसमें ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। ठीक, 1 मल्टीप्लाई क्या रिवॉर्ड मिलेगा आपको 0 प्लस 0.9। अब क्या चीज़ आ रही है? अब हमने किसको करना है? एस प्राइम को फिक्स करना है और ए प्राइम के ऊपर आइट्रेट करना है। ठीक, तो एस प्राइम तो आपके पास ए ही है ना, बिकॉज ए में जब आपने लेफ्ट प्रेस किया तो आप ए में ही आए हैं, तो एस प्राइम इज ए। लेकिन ए में आपके पास कौन कौन से एक्शंस हैं? लेफ्ट भी है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी भी आपने कंसिडर करनी है, विच इज क्या 1/4 प्लस 1/4 क्यू। एस प्राइम फिक्स है, राइट, प्लस 1/4 क्यू ए राइट प्लस 1/4 क्यू ए डाउन। ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, एंड इफ यू सी ये जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये है क्या वैसे? अगर इसको वैल्यू में कन्वर्ट करो तो क्या चीज़ है ये वैल्यू ऑफ ए है। यस, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए है, बिकॉज आप हर ए को फिक्स करके आप हर एक्शन की प्रोबेबिलिटी को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये वही इक्वेशन जो है कि आपके पास क्यू एस ए है, वो वैल्यू के फॉर्म में भी हो सकती है आपके पास इक्वेशन, और उस वैल्यू को फिर आप इस तरह एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इधर हम फिर डीपी लगाएंगे, ये वैल्यूज तो रिकरिंग होगी, हर जगह दोबारा फाइंड है। डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे हम डीपी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम नहीं लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे जब हम डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तब लगा सकेंगे। फिलहाल अगर हम इसको लीनियर इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करना चाहेंगे तो जो अवेलेबल टूल्स हैं वो तो नहीं कर रहे। ठीक, आपने 16 इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया है। 4 लाइक ए की 4 को सॉल्व किया, फिर बी की 4 को, सी की 4 को, डी की 4 को, डिफरेंट। और ठीक, और उनका आपस में कोई वो नहीं है, क्योंकि ए के अंदर जब हम आपके पास एक अंदर एक्शन फिक्स हो गया ना,
यस अब उसके अंदर कौन सा एक्शन बैठ रहा हमने है? स्टेट को फिक्स कर दिया ना, तो हम फाइंड करें कि ए के अंदर कौन सा एक्शन अच्छा है ना। हम जब उन 4 को सॉल्व करेंगे सिर्फ ए वाली को, यस, तो उसकी एक की वैल्यू आ जाएगी। उसमें से एक वैल्यू होगी यस तो ठीक है, तो हम आपके पास उसमें 4 वैल्यू आएंगी ना, एक लेफ्ट राइट अप डाउन। उनमें से कोई आपके पास action अलग अलग वैल्यू आ रही हैं। हाँ, Yes. अलग-अलग चार आपके पास value। 16 वेरिएबल्स की 16 वैल्यूज आ गई Yes, हैं। yes। ठीक, वो बताएं वो क्या वैल्यूज हैं जल्दी से। बाकी को समझ आ रही है? अच्छा, जो लोग लेट आए हैं या तो उन्होंने गूगल क्लासरूम पे सबमिट किया होगा, अगर नहीं किया तो यहाँ पे हैंड रिटन असाइनमेंट सबमिट। 45 by 4 है। 4 है। पहले की क्या है? 45 by 4। 45 बाई 4। स्टेट की 5 नोड है उसको 55 बाय 4 है, बाकी सबको 45 बाय 4 अच्छा, बाय 3 के बाय 4 4 तो बेसिकली ये डायग्राम कैसे बन जाएगी? यही डायग्राम ऐसे बन जाएगी अब। कि अब हम हर वैल्यू की बात नहीं करेंगे, बल्कि हर स्टेट के अंदर 4 वैल्यूज की बात करेंगे। ठीक, और फिर अब इसकी वैल्यूज बताएं, यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे वैल्यू होगी, यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे कोई वैल्यू होगी। ठीक, एंड कैन यू सी कि फिर इन वैल्यूज में से हम किस वैल्यू को चूज करेंगे जो सबसे ज़्यादा होगी, और वो हमें क्या बताएगा कि एजेंट को उस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। लेकिन ये वैल्यूज तो किसी एक पॉलिसी के तहत आई है ना, और वो पॉलिसी क्या थी? वो तो रैंडम पॉलिसी थी ना, कि आप किसी भी स्टेट में लेफ्ट राइट अप और डाउन विद इक्वल प्रोबेबिलिटी एजेंट जाएगा। ये वैल्यूज तो उस पॉलिसी के तहत आई हैं, और उस पॉलिसी के तहत फिर आप एजेंट को बता रहे हैं कि उसने कहाँ पे जाना है। क्या वो ऑप्टिमल होगा? जरूरी तो नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी ऑप्टिमल पॉलिसी थी या नहीं थी वो पॉलिसी। ठीक, तो अभी जब हम आगे बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? ऑप्टिमलिटी की बात करेंगे। अच्छा, तो वो जो बैकअप डायग्राम की हम बात कर रहे थे, बैकअप डायग्राम कहाँ बन गया? सो दिस वाज द बैकअप डायग्राम फॉर द वैल्यू ऑफ स्टेट। और अगर मैं क्यू वैल्यू की बैकअप डायग्राम की बात करूँ तो इसमें क्या है? इसमें अब स्टेट और एक्शन फिक्स हो गया है। ठीक, एक स्टेट में आप एक एक्शन लेके कहाँ कहाँ जा सकते हैं? एस प्राइम पे जा सकते हैं, और एस प्राइम से फिर आप कहाँ पे जा सकते हैं? दोबारा कोई एक्शन ले सकते हैं। तो ये बेसिकली ये वैल्यूज क्या होती है? ये क्यू एस प्राइम ए प्राइम है, और ये क्यू एस ए है। ऑप्टिमलिटी की बात करते हैं। ऑप्टिमलिटी से बात करने से पहले हमें ये देखना है कि व्हेन कैन वी से कि वन पॉलिसी इज बेटर देन द अदर पॉलिसी, पाई 1 और पाई 2। हम ये कब कह सकते हैं? सपोज एक पॉलिसी है जिसको हम प्लॉट कर रहे हैं। सो ऑन एक्स एक्सिस वी हैव स्टेट्स एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव द वैल्यूज ऑफ दैट स्टेट वी। सपोज आपके पास मल्टीपल स्टेट्स हैं, तो अगर मैं प्लॉट करूंगी तो क्या आएगा? सपोज S1 की अंडर पॉलिसी पाई 1 वैल्यू आती है कुछ खास, और उसी पाई 1 में S2 की वैल्यू आ रही है ये, और उसी पाई 1 के अंडर S3 की वैल्यू कुछ ऐसे आती है, और S4 की वैल्यू आ गई ये। इस तरह जितनी जितनी स्टेट्स बढ़ती जाएंगी इस तरह वैल्यूज आती जाएंगी। ये डिस्क्रीट होगा या कॉन्टिन्यूस है? ये वैल्यूज डिस्क्रीट है। वाई? बिकॉज द स्टेट स्पेस इज डिस्क्रीट। ठीक, लेकिन जस्ट टू शो यू ग्राफिकली मैं इसको कॉन्टिन्यूस बना रही, बल्कि कॉन्टिन्यूस होगा नहीं, लेकिन सिर्फ समझने के लिए कि एक पॉलिसी दूसरी पॉलिसी से कब अच्छी होती है। सो दिस इज पाई 1। सपोज आई कंसिडर अनदर पॉलिसी दैट इज पाई 2, और पाई 2 कुछ ऐसे पॉलिसी तो ये डिटरमिनिस्टिक स्टोकेस्टिक हो गया। नहीं, किस तरह डिटरमिनिस्टिक? एक्सिड के लिए कंटीन्यूअस है। ये मैंने सिर्फ इन लाइंस को कनेक्ट करने के लिए इस तरह की है, वरना है ये डिस्क्रीट स्पेस ही विजुअली दिखाने के लिए कि एक पॉलिसी दूसरी पॉलिसी कितनी अच्छी है। इस तरह पाई 2 को मैं इस तरह बना रही हूँ सपोज। तो आप बताएं विच पॉलिसी इज बेटर? पाई 1 बेहतर है या पाई 2 बेहतर है? दोनों से नहीं बता सकते, बिकॉज कुछ स्टेट्स की वैल्यूज पाई 1 में अच्छी आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल S1 और S3 की वैल्यूज पाई 1 में अच्छी आ रही हैं। ठीक, लेकिन कुछ स्टेट्स की वैल्यूज पाई 2 में अच्छी आ रही हैं। तो व्हेन वी से कि अ पॉलिसी इज बेटर देन अनदर पॉलिसी, जब उस पॉलिसी के अंदर तमाम स्टेट्स की वैल्यूज उस दूसरी पॉलिसी के अंदर स्टेट्स की वैल्यू से बेहतर हो, वी से कि पाई 1 इज बेटर देन पाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू if and only if value of s under pi 1
is greater than equal to value of s under pi 2 for each s belonging to state। अगर हर स्टेट के लिए आपके पास ये इक्वेशन ट्रू हो जाए तो हम कहते हैं कि फिर पाई 1 जो है वो पाई 2 से बेहतर है। और हम बेहतर की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब कहाँ पर समझ नहीं आ रही? अ पॉलिसी इज सेट पाई 1 इज सेट टू बी बेटर देन पाई 2 if the value of state under pi 1 is greater than equal to value of state greater than under pi 2 for each state s। यानी इसमें एक बेटर पॉलिसी कैसे हो सकती है? तो इसमें एक बेटर पॉलिसी शायद ये हो इन तीनों से, जो कि something like this। so pi 3 is better than pi 1 और pi 2। ठीक, बोर्ड है बेटा। की रोशनी में पढ़ा आपके लैपटॉप पे कोई भी चीज़ मेरी रोशनी में पढ़ाएंगे। चलें, ठीक। फिर ये वो रिकॉर्ड नहीं, किस्मत के साथ दे रही है। हालांकि आज तो देना चाहिए किस्मत के साथ, मतलब अल्लाह की तरफ से इशारे हैं, पढ़े गुरबत में क्विज भी ना ले और भी ना पढ़े, ये कौन से इशारे आपको मिल रहे हैं? इस हवा में मिलते हैं। रमजान है मैडम, जैसे कि रमज़ान में शैतान सारे बंद हो जाते हैं। इट मीन्स कि कोई अगर होता है तो फिर आप लोग खुद ही हैं। एक घंटा सोए से पबजी नहीं खेल रही है। ये आपका अपना शैतान गेम खेलते हैं। चलें जी। सो पाई 3 इज बेटर देन पाई 1 एंड पाई 2। ठीक, अच्छा, अब हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि क्या ये ज़रूरी है कि एक पॉलिसी हमेशा बेहतर होगी दो बाकी पॉलिसी से? हमेशा जरूर लेकिन क्या हो सकती है? हाँ, कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास सिर्फ पाई 1 और पाई 2 हो तो क्या मैं इन पाई 1 और पाई 2 को मिला के कोई बेहतर पॉलिसी बना सकती हूँ? यस। पाई 3 में क्या होगा? सपोज पाई 3 को मैंने पाई 1 और पाई 2 से, या पाई 4 को, चले यही पाई 3 है। पाई 3 हम कैसे बनाएंगे कि अगर तो किसी स्टेट के लिए पाई 1 की वैल्यू बेहतर है तो वो कंसिडर करो, और अगर किसी स्टेट के लिए पाई 2 की वैल्यू बेहतर है तो वो कंसिडर करो। तो तीसरी स्टेट के अनुसार तीसरी पॉलिसी के साथ Yes, so TC policy will always be better than pi 1 and pi 2. This shows that there will always be an optimal policy which is better than all the existing policies. ठीक, ऑप्टिमल पॉलिसी एग्जिस्ट करती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हमने करना क्या है, उसको ढूंढना है कि विच इज़ द ऑप्टिमल पॉलिसी। ठीक, तो ऑप्टिमल पॉलिसी को ढूंढने को हम कहते हैं कंट्रोल। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में दो चीज़ होती हैं अभी जो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल एमडीपी के कॉन्टेक्स्ट में। एक है कंट्रोल, ढूंढना है कि विच वन इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और बेस्ट की तलाश में तो जब हम डिफरेंट पॉलिसीज को कंपेयर करते हैं तो उसको कहते हैं पॉलिसी एवेल्यूएशन। ठीक, तो ये जो हम करते हैं ना कि वैल्यू ऑफ द स्टेट निकाल रहे होते हैं अंडर एनी पॉलिसी, ये किसी पॉलिसी को हम एवेल्यूएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कैसे पता चलेगा कि पाई 1 जो है वो पाई 2 से बेहतर है? आपने उस पाई 1 के अंदर वैल्यू ऑफ द स्टेट निकालनी होगी हर स्टेट के लिए। अगर वो ग्रेटर है, अगर तो वो हर स्टेट की वैल्यू ग्रेटर है फॉर द वैल्यू ऑफ दैट स्टेट अंडर पाई 2, इट मींस इट इज़ बेटर। तो पॉलिसी एवेल्यूएशन में हम क्या यूज़ करते हैं? वैल्यू फंक्शंस ही यूज़ करते हैं। अभी ये स्टेट के लिए कर रहे हैं, स्टेट एक्शन ये फिलहाल स्टेट की बात करें, अब स्टेट एक्शन की बात भी करते हैं। तो अ पॉलिसी इज गोइंग टू बी बेटर देन अनदर पॉलिसी इफ द वैल्यू ऑफ अ स्टेट अंडर दैट पॉलिसी इज बेटर देन वैल्यू ऑफ द स्टेट अंडर अनदर पॉलिसी। ठीक, अच्छा, क्लियर यहाँ तक चीज़? सो ऑप्टिमल पॉलिसी एग्जिस्ट करती है। अब ज़रा बताएं क्या मोर देन वन ऑप्टिमल पॉलिसी एग्जिस्ट कर सकती है? हाँ, ज़रा सोचें, इसी डायग्राम को ज़रा सोचें। सपोज मैं एक पॉलिसी बनाती हूँ, सपोज दिस इज ऑप्टिमल पॉलिसी ना। ठीक, इसको मैं कह रही हूँ पाई स्टेरिक ऑप्टिमल पॉलिसी। वाई इट इज ऑप्टिमल? बिकॉज इट इज बेटर देन ऑल दीज एग्जिस्टिंग पॉलिसीज। बन सकती है ना। यस, कैन देयर बी अनदर ऑप्टिमल पॉलिसी? यस, नहीं, जो कि इससे अच्छी हुई तो फिर तो वही ऑप्टिमल हुई, लेकिन वो इससे अच्छी तो नहीं है, इसी के बराबर ही हो सकती है, लेकिन बाकी सबसे अच्छी है। अगर हम ये कह सकें मैम, अगर हम एक्सप्लोरेशन करते जाएं हम्म। तो हमें और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। यस,
तो उससे अगर हमें अच्छी ऑप्टिमल पॉलिसी से यस, तो इट मीन्स कि आपके पास दो पॉलिसी भी ऑप्टिमल हो सकती हैं। दो पॉलिसी कैसे ऑप्टिमल हो सकती है कि इस पॉलिसी में भी आपके पास वैल्यू ऑफ द स्टेट जो है इट इज़ ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ स्टेट्स अंडर ऑल द एग्जिस्टिंग पॉलिसी, और इस पॉलिसी में भी आपके पास वैल्यू ऑफ द स्टेट इज़ ग्रेटर देन ऑल द अदर पॉलिसीज़। हाँ, ये दोनों आपस में वो नहीं है, तो दो ऑप्टिमल पॉलिसी होगी, ठीक। सो ये जब आप कोर्स एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं है, लेकिन दे कैन बी यस एग्जैक्टली इक्वल होगी, तो फिर तो वही एक ऑप्टिमल पॉलिसी होगी, ठीक। सो अगर आप लोग कोर्सेरा का वो कोर्स लें जो मैं बार बार कह रही हूँ, सो रिकमेंडेड कोर्स, ठीक है, और इसलिए भी लें कि आपकी क्विज और एवेल्युएशंस भी वहाँ से आ सकती हैं असेसमेंट में। तो आप वही पढ़ा रहे हैं, मैं तो पढ़ा पहले तो उसके क्वेश्चन जो मैंने बता रही, ठीक। तो उसके क्वेश्चन में बड़े मजे मजे के ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं कि क्या एक ऑप्टिमल पॉलिसी है, मोर देन वन ऑप्टिमल पॉलिसी है, जस्टिफाई योर आंसर। तो देख लें, ठीक। तो देयर कैन बी मोर देन वन ऑप्टिमल पॉलिसी। वो गूगल क्लासरूम भी है। उसका लिंक वो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा का कोर्स आउटलाइन में है मेरे ख्याल से। यस वो तो बड़ा कोर्स होगा। 4 वीक्स में उसका फंडामेंटल्स है। एक हफ्ते I think, अभी हम उसके 3rd मॉड्यूल में हैं या 4th मॉड्यूल में हैं, और बस एक ही मॉड्यूल रहता है, तो आपका फंडामेंटल्स कवर हो जाएगा, और फिर दूसरे मॉड्यूल में दूसरे उसमें जाएंगे, स्पेशलाइजेशन में जाएंगे। complete कल्याण करेंगे। वो वीडियो ना रहेगी, डायरेक्ट वो हम उसके असेसमेंट वगैरह कर लेंगे। यस तो वैसे भी आप वही करा रही हैं ना। एग्जैक्टली, अब असेसमेंट वगैरह करें, उसकी असेसमेंट ही करें। और पूरा कोर्स करें जी 4 वीक्स 5 वीक्स का तो कोर्स है, ठीक। और ये सिर्फ हाँ आप लोग हम तो वीडियो जी देखेंगे ना, डायरेक्ट असेसमेंट करेंगे। डायरेक्ट नहीं, असेसमेंट fundamentals के अलावा जो आगे हम आगे पढ़ेंगे इसमें, और इस स्पेशलाइजेशन में और भी कोर्सेज वो भी हम आगे करेंगे। सो स्पीड हमारी थोड़ी स्लो है, बट एडवांस ठीक। सो हम क्या कह रहे थे, ऑप्टिमल पॉलिसी की बात कर रहे थे। यहाँ तो बात क्लियर है कि एक पॉलिसी दूसरी पॉलिसी से बेटर कब होती है, एंड देयर ऑलवेज एग्जिस्ट वन ऑप्टिमल पॉलिसी एट लीस्ट, बट देयर कैन बी ऑल्सो मोर देन वन ऑप्टिमल पॉलिसी। अच्छा, तो उस ऑप्टिमल पॉलिसी के अंडर वी स्टार ऑफ एस क्या होता है, यानी ये वैल्यू ऑफ द स्टेट अंडर द ऑप्टिमल पॉलिसी है। इट विल बी बेसिकली क्या, maximum ठीक। आप क्या करें, पहले हर स्टेट के लिए एक पॉलिसी के अंदर, या पहले एक स्टेट एस को फिक्स कर लें, ठीक। उसकी वैल्यू एक पॉलिसी के अंदर निकालें, फिर उसी स्टेट एस की वैल्यू दूसरी पॉलिसी के अंदर निकालें, फिर उसी स्टेट एस की वैल्यू तीसरी पॉलिसी के अंदर निकालें। तो जिस पॉलिसी ने आपको मैक्सिमम वैल्यू दी, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द स्टेट अंडर द ऑप्टिमल पॉलिसी। इसी तरह क्यू स्टार एस ए क्या होगा, the best में अगेन दैट विल बी मैक्सिमम पाई ओवर क्यू एस ए। आप हर स्टेट एक्शन की वैल्यू को कंसिडर करें पहले एक पॉलिसी के लिए, फिर उसी स्टेट एक्शन की वैल्यू कंसिडर करें दूसरी पॉलिसी के लिए, तो ऑप्टिमल पॉलिसी वही होगी जिसमें इसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी, ठीक। अब इसकी ज़रा बेलमैन्स इक्वेशन लिखते हैं, जल्दी से बताएं वी ऑफ एस की बेलमैन इक्वेशन क्या थी, आपके ऑन फिंगर टिप्स होनी चाहिए। वी ऑफ एस फॉर एन नॉन ऑप्टिमल पॉलिसी क्या थी, समीशन ओवर ए, probability of A given S, summation over S prime R, probability of S prime R given SA, value of reward plus discounting factor value of this, ठीक। इसको अगर मैं V स्टार S में कन्वर्ट करूंगी तो इसका क्या मतलब होगा कि मैं हर एक्शन नहीं कंसिडर करूंगी, मैं वो एक्शन कंसिडर करूंगी जो मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे। तो बेसिकली ये चीज़ किससे रिप्लेस हो जाएगी, यू विल मैक्सिमाइज ओवर ए, और बाकी टर्म यही रह जाएगी। क्लास ने 12:35 पे ख़त्म होना है। अब ये पाई भी किस में कन्वर्ट जाएगा, वी स्टेरिक में। तो एक पॉलिसी के अंडर क्या करते हैं, ऑप्टिमल पॉलिसी के अंडर स्टेट की वैल्यू क्या होती है, हम हर एक्शन को नहीं कंसिडर करते, हम उस एक्शन को कंसिडर करेंगे जिसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, हम इस वैल्यू को किसके लिए फाइंड करेंगे,
हम लोग क्या करेंगे, किसी भी स्टेट एस आगे अगर हमने किसी स्टेट एस की वैल्यू अंडर दी ऑप्टिमल पॉलिसी ढूंढनी है तो हम क्या करेंगे, उस स्टेट के लिए पहले एक एक्शन को कंसिडर करेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे, उससे जो भी वैल्यू आएगी नोट कर लेंगे, फिर उस स्टेट में दूसरे एक्शन को प्लग इन करेंगे, उसकी जो वैल्यू आएंगी उसको नोट करेंगे, ठीक। और जितनी भी वैल्यूज आएंगे उनमें से किस वैल्यू कंसिडर करेंगे, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक। सो हर एक्शन को कंसिडर करेंगे, लेकिन वैल्यू कौन सी कंसिडर करेंगे, जो हमें मैक्सिमम वैल्यू दे। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द स्टेट अंडर द ऑप्टिमल पॉलिसी। इट मेक सेंस ना। देखें इस पॉलिसी में क्या हो सकता है, ये जो पॉलिसी है नॉन ऑप्टिमल, ये रैंडम पॉलिसी होगी। रैंडम इन द सेंस कि इसमें डिफरेंट एक्शंस की डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज होंगी, दैट्स व्हाई वी हैव टू आइटरेट ओवर ईच एक्शन। लेकिन ऑप्टिमल पॉलिसी तो रैंडम नहीं होती ना। ऑप्टिमल पॉलिसी तो आपको बताता है कि इस स्टेट में आपने वो एक्शन लेना है जो कि आपको मैक्सिमम रिटर्न दे। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू दिस यूज मैक्सिमम ओवर ए। व्हाट इफ आपको दो एक्शंस ऐसे हों जो कि मैक्सिमम वैल्यू दें। आपने एक एक्शन की वैल्यू डाली, उसे सपोज दिया 5, इसको ऐसे कंसिडर करें, चलें इसको ऐसे कंसिडर कि स्टेट एस है, ये एक्शन ए है, ये भी एक्शन है, ये भी एक्शन है। सपोज एक्शन ए से आपके पास इस टर्म की वैल्यू आती है 5, इस टर्म की वैल्यू दूसरे एक्शन के लिए आती है 10, और तीसरे एक्शन को जो आप यहाँ पर पुट करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 3। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द स्टेट, 10। आप इसको कंसिडर करेंगे वो एक्शन, यानी वैल्यू उसकी हो जाएगी क्या, 10। लेकिन अगर दो एक्शन से आपके पास 10 वैल्यू आए तो फिर दोनों में से किसी एक को चूज करेंगे ना। वैल्यू तो वही 10 ही होगी, वैल्यू तो वही 10 है, लेकिन किस एक्शन को चूज किया गया है वो कोई एक चूज करेंगे। तो इस केस में पॉलिसी डिटर्मिनिस्टिक होते हुए भी क्या हो गई है, स्टोकेस्टिक, सॉरी पॉलिसी ऑप्टिमल होते हुए भी क्या हो गई है, स्टोकेस्टिक हो गई है। इस केस में क्या था, हम क्यों कहते हैं कि जो ऑप्टिमल पॉलिसी होती है वो यूजुअली डिटर्मिनिस्टिक होती है, बिकॉज इट टेल्स यू कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक। इस केस में आपने हमेशा कौन सा एक्शन लेना है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे, विच इज A2, ठीक। बट व्हाट इफ 2 एक्शंस गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू, तो वैल्यू तो इसकी 10 ही रहेगी, लेकिन आप एजेंट ने कौन सा एक्शन चूज करना है A1 A2 में से, जिसकी नहीं, हम इनमें से इक्वल प्रोबेबिलिटी से किसी को चूज कर सकते हैं ना, ठीक। तो इस केस में आपके पास क्या हो गया है, ऑप्टिमल पॉलिसी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा डिटर्मिनिस्टिक हो। डिटर्मिनिस्टिक उस केस में होगी अगर कोई एक एक्शन हो जो आपको मैक्सिमम वैल्यू दे, बट अगर मोर देन वन एक्शन वैल्यू आपको मैक्सिमम वैल्यूज दें तो उस केस में आपके पास ऑप्टिमल पॉलिसी फिर डिटर्मिनिस्टिक नहीं रह जाती, उस केस में फिर वो भी आपके पास स्टोकेस्टिक हो जाती है। सो कैन दी ऑप्टिमल पॉलिसी बी स्टोकेस्टिक? यस, if there are more than one actions which maximizes this value। क्लियर सबको? अच्छा, अब मुझे जरा Q पाई ऐसे की इक्वेशन जल्दी से बताएं। दिस इज द बेलमैन्स ऑप्टिमैलिटी इक्वेशन। दिस इज द बेलमैन्स इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ अ स्टेट अंडर एनी पॉलिसी, एंड दिस इज द बेलमैन्स इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ अ स्टेट अंडर द ऑप्टिमल पॉलिसी। इसी तरह Q पाई ऐसे की वैल्यू बताएं मुझे, क्या इक्वेशन थी, समेशन ओवर एस प्राइम आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम आर गिवन एस ए, रिवॉर्ड प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर, एंड देन यू हैव टू मैक्सिमाइज कंसिडर ओवर ए प्राइम पाई ऑफ ए प्राइम एस प्राइम क्यू एस प्राइम ए प्राइम। इसको अगर मैं अब ऑप्टिमल पॉलिसी के नीचे तहत करूँ तो इसमें क्या होगा, चेंज आएगा। सो यहाँ पे तो कोई एक्शन की बात नहीं हो रही, तो एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक। और आखिर में क्या चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी, डिस्काउंटिंग फैक्टर। और अगेन यहाँ पे हम हर ए प्राइम पे नहीं करेंगे, बल्कि उस पे करेंगे जो हमें मैक्सिमम वैल्यू दे। सो दिस इज द बेलमैन्स ऑप्टिमैलिटी इक्वेशन फॉर द स्टेट एक्शन वैल्यू। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हर स्टेट एक्शन की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम आर है, और ये फ्यूचर एक्शन में हम उस एक्शन को चूज करेंगे जो हमें मैक्सिमम वैल्यू दे। ये हम किस पे करें, ए प्राइम पे करें।
ये फ्यूचर एक्शन को कर रहे हैं, करंट को हम क्यों नहीं देख रहे? बिकॉज करंट ऑलरेडी फिक्स हो चुका है ना, करंट एक्शन तो फिक्स हो चुका है, तो हम किसे मैक्सिमाइज कर रहे हैं? फ्यूचर एक्शन को. सो दिस इज द बेलमैन्स ऑप्टिमैलिटी इक्वेशन फॉर ऑप्टिमल पॉलिसी. अच्छा, इफ आई आस्क यू नहीं चलिए कुछ नहीं पूछे थे फिर. आज के बच्चे हैं नहीं दे रहे नहीं तो मैंने ऑलरेडी बना चुकी है. यस क्विज मार्केट बना चुकी हूँ, तो क्वेश्चन भी उसमें है ना, इसलिए पढ़ाई नहीं है वो तो मैं तो क्विज लास्ट में ही लेना था. बढ़ा दी. चले उसको मैं क्रॉस आउट कर दूंगी. तो बात ये हो रही थी कि क्या वी स्टार एस ए को कोई मुझे ज़रा क्यू स्टार एस ए की फॉर्म में बताए, क्या होगा? इसको समझने के लिए पहले बताएं कि v सॉरी एस ए नहीं है, एस है. पहले बताएं v पाई ऑफ s को q पाई और एस ए की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? यस आप नहीं मैक्स नहीं लगाते. अगर पॉलिसी पाई है तो हम हर एक्शन को कंसिडर करते हैं ना, ठीक. पाई ऑफ ए गिवन एस, हमने ये चीज़ कहाँ पढ़ी थी? हमने इसको ऐसे किया था, हमने एस प्राइम कंसिडर किया था हालांकि, लेकिन अगर ये चीज़ एस प्राइम के लिए ठीक है तो इट मीन्स कि ये एस के लिए भी ठीक है. ये इक्वेशन हमने ऊपर देखी है. तो अगर एस प्राइम के लिए ये वैल्यू होल्ड करती है, इट मीन्स कि किसी भी वैल्यू, बेसिकली क्या कह रहा है, किसी भी स्टेट की वैल्यू क्या चीज़ होती है? तमाम एक्शन वैल्यूज़ का वेटेड एवरेज, ठीक. अब अगर ये पॉलिसी अंडर पाई में ये चीज़ है, सॉरी वैल्यू ऑफ द स्टेट अंडर पाई अगर ये है, तो ऑप्टिमल पॉलिसी में ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सिंपल. इस क्यू पाई की जगह क्या बन गया? क्यू पाई एस बन गया. इसकी जगह पे क्या आएगा? मैक्स ओवर सिंपल ए. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ स्टेट अंडर ऑप्टिमल पॉलिसी? इट इज सिंपली दैट एक्शन वैल्यू पेयर जिसकी मैक्सिमम वैल्यू हो. इसको ऐसे देख लें कि अगर एक वैल्यू ऑफ द स्टेट हमें नहीं पता, लेकिन हमें उसकी एक्शन वैल्यू पता है, हमें क्यू स्टार एस ए पता है, 3 एक्शन हैं सपोज, इसकी सपोज 3 है, इसकी 5 है, इसकी 10 है, तो वी स्टार में क्या होगा? 10 कंसिडर कर लेंगे. लेकिन अगर ये वी स्टार ना होता, ये वी पाई होता, तो फिर और सपोज ये आपके पास क्यू पाई एस ए है और ये आपके पास 10 5 3 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वी पाई एस इज 10? इसके साथ हम क्या करते? एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते. फॉर एग्जांपल 10 की जो भी इसका प्रोबेबिलिटी होती, इसकी जो भी प्रोबेबिलिटी होती है, उसकी जो भी प्रोबेबिलिटी होती, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करते, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करते, ठीक. लेकिन इन केस ऑफ ऑप्टिमल पॉलिसी वी चूज दी मैक्सिमम वैल्यू. सो बेलमैन्स इक्वेशन फॉर द ऑप्टिमैलिटी क्लियर है आपके पास? स्टेट और एक्शन दोनों की अगर क्लियर है तो हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं. तो इसमें ऑलरेडी हुई है, नजर आ रहा है सबको? सपोज अब ये वी स्टार, अच्छा ये बताएं कि क्या वी स्टार कैसे निकालेंगे? हमने जिस तरह की वैल्यू ऑफ इक्वेशन हर स्टेट की निकाली थी, और हमने कैसे निकाली थी? सपोज इसी चीज़ को इसी एग्जाम्पल को कंसिडर करें. इस केस में अगर 4 स्टेट्स थे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ ए हमने निकाली थी, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ डी, लेकिन वो पॉलिसी कौन सी थी? रैंडम पॉलिसी थी जिसमें हमने हर एक्शन को इक्वल प्रोबेबिलिटी दी थी. ये सारी वैल्यूज अंडर स्पेसिफिक पॉलिसीज आई थी ना, ठीक, जो भी इसकी वैल्यू थी. और वो कैसे आई थी? वो हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था. लेकिन जब इक्वेशंस अब वी स्टार में कन्वर्ट हो गई है, तो वी स्टार ए क्या होगा? जल्दी से बताएं. वी स्टार ए क्या होगा? मैक्स ओवर ए समीशन ऑफ एस प्राइम आर, और जो भी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम आर आर प्लस दिस और
अब इसमें मसला क्या है कि जब 4 इक्वेशन इस तरह आएंगी तो अब हम इनको लीनियरली सॉल्व नहीं कर सकते, लीनियर इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? बिकॉज मैक्सिमम इज़ नॉट अ लीनियर ऑपरेशन, मैक्सिमम इज़ नॉट अ लीनियर फंक्शन। सो व्हाट्स अ लीनियर फंक्शन? लीनियर फंक्शन पढ़े हैं ना लीनियर अलजेब्रा में, ठीक? A function is said to be linear if it follows 2 properties: additivity and homogeneity. पढ़ा है लेकिन नाम शायद ना देखो। एडिटिविटी क्या चीज़ कहती है? एडिटिविटी ये कहती है कि इफ़ अ फंक्शन इज़ फॉर वन वेरिएबल x और उसी फंक्शन को आप वेरिएबल y पे भी अप्लाई करें और दोनों को ऐड करें, द रिजल्ट विल बी इक्वल टू कि पहले आप x और y को ऐड करें और फिर उस पर फंक्शन अप्लाई करें। सो दैट फंक्शन इज कॉल्ड, ठीक है, इसने एक प्रॉपर्टी फुलफिल कर ली। होमोजेनिटी की प्रॉपर्टी क्या है कि आप एक फंक्शन को अप्लाई करें, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, या आप उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्केलर से मल्टीप्लाई करके फंक्शन अप्लाई करें, बोथ विल बी इक्वल। तो एग्जाम्पल ऑफ लीनियर फंक्शंस आर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर को क्या मैं लिख सकती हूँ कि इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर? यस, ठीक। इसी तरह इसमें दूसरी प्रॉपर्टी डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। चूँकि दोनों प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही हैं तो हम कहते हैं कि जो डेरिवेटिव है दैट इज बेसिकली अ लीनियर फंक्शन। मैक्सिमम फंक्शन लीनियर फंक्शन है या नहीं? कोई बता सकता है कि वो लीनियर फंक्शन क्यों नहीं है? यस, उससे भी और एडिशन वाले से भी। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि 2 और 3 इसकी 2 और 4 में से मैक्सिमम निकालें और 5 और 3 में से मैक्सिमम निकालें और फिर दोनों को ऐड करें, तो 2 और 4 में से मैक्सिमम क्या है? 4। 5 और 3 में से मैक्सिमम क्या है? होपफुली मैं ठीक कर रही हूँ। रिजल्ट क्या है? 9। बट क्या ये किसकी इक्वल है? क्या ये इक्वल है टू व्हाट? मैक्सिमम ऑफ क्या करें? 2 + 5 7, 4 + 3 7, ठीक। So these are not equal. So it means कि max is not a linear function. इतनी डिटेल जाने की जरूरत नहीं, बस सिंपल है। अगर रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात हम करें तो हम ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम, चूंकि ऑप्टिमल वैल्यू को फाइंड करने के लिए वी हैव टू अप्लाई द मैक्सिमम फंक्शन। तो आपके पास हर इक्वेशन में क्या आएगा? मैक्सिमम फंक्शन अप्लाई हो रहा होगा, और जब मैक्सिमम फंक्शन अप्लाई हो रहा होगा सो वी नो लॉन्गर कैन सॉल्व इट थ्रू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फिर हम मजबूरन किस पे आएंगे? डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे आएंगे, ठीक। और इवन अगर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर भी सकते, फिर भी इट वाज वेरी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, तो स्टिल डायनेमिक प्रोग्रामिंग विल बी हेल्पफुल इवन इन दिस केस एज वेल, ठीक। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह फिर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात हो रही थी। बात ये हो रही थी कि अब ये वी स्टार की वैल्यूज कहाँ से आई? इट मीन्स कि ये लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके तो नहीं आई, बिकॉज इक्वेशन तो लीनियर रही नहीं, ये किसी और तरीके से आई हैं। लेकिन जिस भी तरीके से आई हैं, सपोज ये वी स्टार आ चुका है, ठीक, मैक्सिमम फंक्शन अप्लाई करके ये वी स्टार की वैल्यू हर स्टेट के लिए आ चुकी है। इसका फ़ायदा क्या है? क्या हम वी स्टार के बेस पे पाई स्टार निकाल सकते हैं? व्हाट इज़ पाई स्टार? पॉलिसी एंड ऑप्टिमल पॉलिसी, यानी जो आपको हर स्टेट में बताए कि विच इज़ द बेस्ट एक्शन टू टेक। तो क्या इससे ये वाली डायग्राम कैसे आ रही है? फॉर एग्जांपल ये मुझे क्या बता रहा है कि अगर वैल्यू 17.5 है तो यहाँ पे कौन सा एक्शन लो? लेफ्ट, ठीक। अगर आप यहाँ पे हैं 22 पे हैं तो नहीं 19.8 पे हैं तो आप ऊपर भी इट्स ऑप्टिमल और लेफ्ट इज ऑल्सो ऑप्टिमल, ठीक। उसके चारों तरफ देखेंगे जो हाईएस्ट होगा उसको। यस, उसकी, लेकिन सिर्फ वैल्यूज को नहीं देखना, मैं आपको इसको समझाती हूँ। तो अब हमने समझना क्या है कि वैल्यू अगर आपके पास ऑप्टिमल गिवन हो तो किस तरह पाई स्टार निकालना है, ठीक। पाई स्टार बेसिकली है क्या कि किस एक्शन ने आपको मैक्सिमम वैल्यू देनी है। तो सपोज अगर मैं इस स्टेट को कंसिडर करूँ 16, तो 16 में मैं कौन सा एक्शन लूँगी जिसकी वैल्यू बेहतर हो? तो एक्शन की वैल्यू कैसे निकलती है? नहीं, एक्शन की वैल्यू के लिए हमने क्या टर्म यूज़ किया है?
इस स्टेट में मैं कौन सा एक्शन लूँ, इसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? उस टर्म का नाम क्या है? एक स्टेट अच्छा है बुरा है, इसको हम क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ द स्टेट, वी। एक स्टेट में एक एक्शन कितना अच्छा बुरा है उसको क्या कहते हैं? QSA। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे मैंने कौन सा एक्शन लेना है? मैंने वो एक्शन लेना है जिसकी QSA की वैल्यू सबसे हाईएस्ट हो। क्लियर? तो इस स्टेट में मेरे पास कितने एक्शंस हैं? 4। मैंने चारों की QSA निकालनी है और उसमें से जो एक्शन मुझे मैक्सिमम QSA दे मैंने वो एक्शन लेना है। तो ज़रा बताएं इस स्टेट में QSA की इक्वेशन खुद निकालें। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ QSA हियर? निकाल सकते हैं क्या? QSA की नहीं, टाइम लगेगा। क्या QSA की वैल्यू की बेस पे हम निकाल सकते हैं? ओरिजिनल जो इक्वेशन थी QSA की वैल्यू इक्वेशन क्या है बताएं जल्दी से। समेशन ओवर S प्राइम R प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्राइम R मल्टीप्लाई बाय R डिस्काउंटिंग फैक्टर। और एक तो हमने ये वाली इक्वेशन देखी है ना, S प्राइम A प्राइम और क्या था Q S प्राइम A प्राइम, और हम कर रहे थे इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? गुड, इसकी जगह हम लिख सकते हैं V पाई ऑफ S प्राइम। तो एग्जाम्पल मुझे क्या चीज़ें गिवन है? ये वैल्यू गिवन है ना, तो अगर ये वैल्यू गिवन हो तो आप मुझे ज़रा उस स्क्वायर में जो कि फिक्स है, जो भी इसका नाम है, इसको चले क्या कहें, जो S है उसमें आप मुझे लेफ़्ट, उसी में आप राइट, बॉटम और अप की इक्वेशन निकाल के दें, वैल्यू निकाल के दें जल्दी से। ये आपके पास है, मैं इसकी बात कर रही हूँ 16 वाली की, जल्दी से निकालें जी। वही 0.9 ही है, 0.9 है, डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 0.9 और बाकी वैल्यूज गिवन है, जल्दी से निकालें। कौन से यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, ये जो सेकंड रो में सबसे राइट पे, ये वाला, इसकी वैल्यू, इसकी 4 एक्शन वैल्यूज निकालें, इस स्टेट की 4 एक्शन वैल्यूज निकालें। अपनी प्रोबेबिलिटी किसकी? इसकी अपनी प्रोबेबिलिटी तो नहीं चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्राइम R की बात करें तो हम क्या कहते हैं, वो डिटरमिनिस्टिक है कि आप जो एक्शन लेते हैं तो या तो आप ऊपर ही जाएंगे, अगर आपने अप लिया हो और रिवॉर्ड 0 मिलेगा। ये वही वाली एग्जाम्पल जो हमने, नहीं स्टोकेस्टिक नहीं है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्राइम R इज क्या? 1 और रिवॉर्ड क्या मिल रहा है? 0 इन केस के अगर आप ऊपर नीचे जाएं, और -1 का मिलेगा इन केस आप दीवार से टकराएं। एग्जाम्पल वही है कि रिवॉर्ड 0 है फॉर एवरी सेल गोइंग टू एक्सेप्ट बम्पिंग इनटू द वॉल। -1। तो जल्दी से आपने QS लेफ्ट निकालें, QS राइट, where S is the 16th वाला सेल, QS अप, QS डाउन। एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्राइम R क्या है? वो तो 1 ही है। ठीक, रिवॉर्ड आपको क्या मिलेगा अगर आप राइट करें, सपोज राइट करें, लेफ्ट करते हैं तो आपको 0 रिवॉर्ड मिलेगा प्लस 0.9 और वैल्यू क्या है ऑफ दी 17.8 वैल्यू दी हुई है ना। ठीक, इस तरह इसकी वैल्यू निकाली, राइट क्या है? -1 प्लस 0.9 और खुद किस स्टेट में आएगा? वापस इसी में आएगा, विच इज 16। ठीक, जल्दी से निकालें, इसमें से मैक्सिमम कौन सी वैल्यू होगी? जाहिर बात है ये जिसकी, लेकिन ये तो -1 है तो ये तो हो नहीं सकता, और इसमें अगर 0.9 सेम है तो कौन सी वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू खुद ज़्यादा है 17.8, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी? QS लेफ्ट। तो इट मीन्स कि हमने कौन सा एक्शन लेना है? लेफ्ट। तो पॉलिसी आप फिर कैसे डिटरमिन करेंगे? सो पॉलिसी इज सिंपली आर्ग मैक्स ऑफ QSA। जी
इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि एस लेफ्ट जब हमने किया तो 0.25 किस केस में हम लगाएंगे? यहाँ तो हमने 1 लगा दिया। इसमें तो नहीं लगाएंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट उस केस में लगाते हैं अगर जो जिस स्टेट में हम आ रहे हैं वो डिटरमिन वो डाउन का स्टोकेस्टिक होगा। अगर ये नहीं होता देखें हमने ये वाली पॉइंट कंसीडर की है, देखें हमने ये वाली पॉइंट कंसीडर की है, इसमें पॉलिसी ऑफ एक्शन है ही नहीं इस वाली इक्वेशन में। हाँ अगर हम ये वाली इक्वेशन कंसीडर करते तब फिर हम ये 0.25 पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। उस केस में हम क्यू कंसीडर करते हैं, क्यू वैल्यूज की वो नहीं थी, ये वाली वैल्यूज। चलें जी, सो जल्दी से बताएं व्हाट इज ऑप्टिमल पॉलिसी। किसी भी स्टेट में ऑप्टिमल पॉलिसी क्या होगी? इट इज सिंपली Q स्टार SA आर्गमैक्स। आर्गमैक्स का क्या मतलब होता है कि वैल्यू में नहीं कंसिडर, बल्कि वो एक्शन जो हमें ये मैक्सिमम वैल्यू दे वो एक्शन हमारा उस स्टेट के लिए ऑप्टिमल एक्शन कंसिडर होगा। क्लियर? चलें फिर तैयार रहें एक मुश्किल से क्विज के लिए इंशाल्लाह ऑन मुश्किल में ये ना करें थर्सडे। नहीं क्या की ना करें वो भी